So welcome students, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। अपन ने पिछले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें सैलरी के संबंध में बताई थी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सैलरी के संबंध में क्या हो सकते हैं। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने क्या क्या थे। उसके बाद में अभी अपन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी इसमें और हैं सैलरी के संबंध में। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ 8-9 पॉइंट शायद इसके क्लियर किए थे। इनकम टैक्स पार्ट सेकंड, सैलरी का सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि इनकम के 5 हेड होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं इनकम के, और उन पांचों शीर्षकों के अंतर्गत ही इनकम दिखाई जाती है। इसके अलावा अपन ने जब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात की थी तो कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात पहली ये थी कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक होता है और वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। वेतन को यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से छोड़ देता है या त्याग देता है तो उसके ऊपर कर नहीं लगता, बशर्ते वो वेतन जो त्यागा है वो जनहित में त्यागा गया हो और सरकार के पास में जमा करा दिया गया हो, अन्यथा उसके ऊपर भी कर देना पड़ता है। एक पॉइंट अपन ने देखा था, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का यदि कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उस पर भी कर देना पड़ता है, सैलरी शीर्षक के अंतर्गत ही। जैसे किसी लेक्चरर को सैलरी के अतिरिक्त कॉपी चेकिंग के लिए पैसे मिले यूनिवर्सिटी से, वो भी सैलरी शीर्षक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। ड्यूटीज एग्जाम में देने से कोई पैसे मिले, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे। यानी कि सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का पारिश्रमिक मिलता है तो वो भी कर योग्य होता है। और वेतन की आय और पेशे की आय, ये दोनों की आय अलग अलग होती है, भिन्नता होती है। वेतन की आय तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में चल जाएगी और पेशे की आय प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक के अंतर्गत जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी डॉक्टर ने नौकरी करता है तो उसको सैलरी मिलती है, वो सैलरी तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चली जाएगी। और यदि उसने कोई क्लिनिक खोल रखा है और उससे कोई उसको आय होती है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। इसी तरीके से कोई एडवोकेट है, वकील है, वो नौकरी करता है तो उसकी वेतन जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। और उसने ऑफिस खोल रखा है, क्लाइंट से कुछ पैसे वसूल करता है केसेस वगैरह के लिए, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चल जाएगी। न्यायालय के आदेश पर यदि कोई वेतन रोक लिया गया है तो उस पे भी टैक्स लगाया जाता है, वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही। वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है। वेतन साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को तो ये देखना है कि गत वर्ष के अंदर, गत वर्ष अब आपको पता है 12 महीने की वह अवधि होती है जो कि असेसमेंट ईयर से तुरंत पूर्व की अवधि होती है। उस गत वर्ष में उसको टोटल वेतन कितना मिला 12 महीने में, वो अपने को देखना है, चाहे वेतन मासिक मिला हो, चाहे त्रैमासिक, चाहे अर्धवार्षिक। और यदि कोई कर्मचारी नियोक्ता से ऋण प्राप्त कर लेता है तो वो ऋण के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ऋण एक अलग चीज होती है, लोन तो वापस चुकाया जाता है, इसलिए लोन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब अपन कुछ इसके अंतर्गत अन्य बात करते हैं। 9 पॉइंट अपने हो गए थे पिछले लेक्चर के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर दायित्व का आधार क्या होता है। इसका मतलब यह है कि एक कर्मचारी को वेतन प्राप्त हो गया, कितने महीने का वेतन प्राप्त हुआ, 10 महीने का, इस पे तो अपन टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। और 2 महीने का वेतन उसको प्राप्त नहीं हुआ, इसको कहते हैं प्राप्य वेतन। जो ड्यू तो हो गया, उसने काम तो कर लिया 12 महीने,
उसने 12 महीने काम कर लिया कर्मचारी ने, वेतन उसको 10 महीने का प्राप्त हो गया, 2 महीने का वेतन उसके हाथ में नहीं आया, उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये प्राप्य हो चुका, यानी उसको मिलेगा तो सही पर अभी मिला नहीं है। तो क्या इस पे अपन 10 महीने के वेतन पे टैक्स लगाएं या 12 महीने के वेतन पे टैक्स लगाएं? तो अपन यहाँ पर भी प्राप्त वेतन पे भी टैक्स लगेगा, प्राप्य वेतन पे भी टैक्स लगेगा। ये 2 महीने का वेतन जो उसको प्राप्त नहीं हुआ है, ड्यू हो चुका है, वो काम कर चुका है, वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी इस पे टैक्स लगेगा। भविष्य में जब भी ये वेतन प्राप्त होगा 2 महीने का आगे जाके, उस समय उस पे टैक्स नहीं लगेगा, अभी टैक्स लग जाएगा। तो प्राप्त वेतन पे भी टैक्स लगता है, प्राप्य वेतन पे भी टैक्स लगता है। और यदि किसी कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से अग्रिम वेतन ले लिया, एडवांस सैलरी ले ली, कर्मचारी को अचानक से कोई कार्य हो गया और उसने अपने नियोक्ता से कहा कि मेरे को 5 महीने का वेतन एडवांस चाहिए, एडवांस सैलरी। तो क्या इस 5 महीने की एडवांस सैलरी पे भी अपन टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं? तो अपन इस पे भी टैक्स लगाएंगे, अग्रिम वेतन पे भी टैक्स लगेगा। जब ये अग्रिम वेतन भविष्य में अगले साल क्या होगा, अगले साल का वेतन उसने 5 महीने का तो एडवांस ले लिया, तो अगले साल के जो 12 महीने हैं उसमें से 5 महीने का वेतन ये ले चुका है, तो अगले महीने अगले वर्ष इसको कितने महीने का वेतन मिलेगा? 12 में से 5 महीने का तो एडवांस ले चुका है, तो अगले वर्ष उसको मिलेगा 7 महीने का वेतन। तो अगले वर्ष उसको 7 महीने के वेतन पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ये 5 महीने का जो उसने एडवांस ले लिया, ये इसी वर्ष कर देना पड़ेगा। तो देखिए, प्राप्त वेतन पे भी टैक्स लगता है, प्राप्य वेतन पे भी इसी गत वर्ष में टैक्स लगेगा, अग्रिम वेतन यदि ले लिया तो उस पे भी टैक्स लगेगा। इसको पेशगी वेतन भी कह देते हैं कई बार। और यदि पिछला बकाया वेतन कोई मिल गया, पिछला बकाया वेतन यदि कोई मिल गया, जिसको कहते हैं एरियर, पिछला बकाया कोई वेतन मिल गया, तो उस पे भी टैक्स लगाया जाएगा। एक बात तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी इनकम टैक्स पढ़ो, हमेशा के लिए परमानेंट नियम है ये, आप अपने आप को करदाता मान के नहीं, आप अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर मान के इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इनकम टैक्स समझ में आएगी। आप ये मानो कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उस हिसाब से आप सोचोगे तो आपको तुरंत इनकम टैक्स बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। तो देखो, प्राप्त वेतन पे भी टैक्स लगेगा, प्राप्य वेतन पे भी इसी गत वर्ष में टैक्स लगेगा, अग्रिम वेतन यदि कोई ले लिया तो उस पे भी टैक्स लगेगा। ये अग्रिम वेतन जब भविष्य में ड्यू होगा उस समय टैक्स नहीं लगेगा, अभी टैक्स लग जाएगा। पिछला बकाया वेतन यदि कोई इस वर्ष मिल गया तो उस पे भी इस वर्ष में ही टैक्स लगेगा। तो ये सारी बातें अब आपको सैलरी की कैलकुलेशन जब अपन करेंगे उस समय याद रखनी है, ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और समझिए, कर मुक्त वेतन, टैक्स फ्री सैलरी। ये देखिए, अब एक पॉइंट, कर मुक्त वेतन। देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए, कर मुक्त वेतन का मतलब ये होता है कि यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, कर मुक्त वेतन मिलता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि ऐसे वेतन पर आयकर नहीं लगेगा। कर मुक्त वेतन का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे वेतन पर जो भी अनुमानित कर है वो उसका नियोक्ता पेमेंट करेगा, नियोक्ता द्वारा चुकाया जाएगा। और कर्मचारी के कर निर्धारण के समय उसकी कुल आय में केवल वेतन ही नहीं, नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया आयकर भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को जो टैक्स लगता है उसके वेतन पर, उस टैक्स का भुगतान कर्मचारी नहीं कर रहा, उस टैक्स का भुगतान कौन कर रहा है? नियोक्ता कर रहा है। लेकिन जब अपन उस कर्मचारी की आय निकालेंगे, जब कर्मचारी की आय निकालेंगे अपन सैलरी से, तो अपन उसको क्या करेंगे? उसको प्राप्त वेतन प्लस नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया कर, नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया कर, दोनों को जोड़ देंगे और ये उसकी आय मानी जाएगी, ये उसकी सैलरी मानी जाएगी। इस पे अपन आयकर के हिसाब, इसके ऊपर अपन गणना करेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, वेतन में से की गई कटौतियां,
डिडक्शंस। इसका मतलब ये होता है, देखो कटौतियों का, जैसे किसी कर्मचारी को मान लीजिए वेतन उसका है 50,000 रुपये पर मंथ। अब 50,000 रुपये का जो उसको वेतन मिलता है उसमें से उसके 2,000 रुपये तो काट लिए जाते हैं इंश्योरेंस के। उसकी कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखी है और उसके इंश्योरेंस के 2,000 रुपये काट लिए जाते हैं। इसी तरीके से उसके 5,000 रुपये काट लिए जाते हैं टैक्स के, कि इसका भविष्य में टीडीएस जिसको कहते हैं अपन, टीडीएस जो काटना जरूरी होता है नियोक्ता के लिए। इसी तरीके से इस कर्मचारी ने कोई लोन ले रखा था पहले अपने नियोक्ता से, उस लोन की किस्त काट ली जाती है, 3,000 रुपए की लोन की किस्त काट ली जाती है। तो उसको टोटल पैसे कितने मिलते हैं कर्मचारी को? 40,000 रुपए। 10,000 रुपए की ये क्या चीज हो गई है? ये सारी की सारी क्या है? कटौतियां, डिडक्शंस। तो डिडक्शन करने के बाद में उसको वेतन कितना मिला? 40,000 रुपए पर मंथ। अब आप मेरे को ये बताओ कि उसकी सैलरी की इनकम जो टैक्स लगाओगे आप, वो 50,000 रुपए पे टैक्स लगाओगे या 40,000 रुपए पे टैक्स लगाओगे? तो देखो, ये बात अब आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से ये ध्यान रखनी है कि अपन टैक्स कितने रुपए पे लगाएंगे? 50,000 रुपए पे। अपन तो ये मानेंगे कि उसकी आय कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपए है, ये तो उसकी कटौतियां हो गई। कटौतियां तो कितनी भी हो सकती है, हो सकता है वो इंश्योरेंस के 2,000 की जगह 5,000 रुपए कटवा लेगा, या लोन की किस्त उसने ज्यादा ले रखा होगा तो लोन की किस्त ज्यादा कट जाएगी। लेकिन अपन तो उसकी इनकम सैलरी कितनी मानेंगे, सैलरी से आय कितनी मानेंगे? 50,000 रुपया मानी जाएगी। यानी कि वेतन में से जो कटौतियां की जाती हैं वो आय में वापिस जोड़ दी जाती है, और इसको अपन मानते हैं सकल आय। ये तो उसको प्राप्त आय हुई, और उसमें ये 3 कटौतियां जोड़ी तो ये क्या चीज आ गई? सकल आय। तो सकल आय के ऊपर हमेशा टैक्स देना पड़ता है। इसमें से पीएफ भी कटता है, कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड भी कटता है। मान लो उसके 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड के कट गए, तो उसको तो 40 में से 5,000 रुपए और कट गए, तो उसको तो कितने मिले? 35,000। तो अपन टैक्स कितने पे लेंगे? टैक्स तो अपन उससे 50,000 रुपए की आय मान के उसके ऊपर लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सेवा समाप्ति के पश्चात पश्चात प्राप्त भुगतान। इसका मतलब समझ लो, सेवा समाप्ति के पश्चात भुगतान का मतलब क्या है? जैसे कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, रिटायर होने के पश्चात भी उसको पेंशन तो मिलेगी। अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको पेंशन मिल रही है पर मंथ। तो वो पेंशन का क्या होगा? वो पेंशन भी सैलरी शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य मानी जाएगी। तो यदि कोई भुगतान व्यक्तिगत कोई भेंट के रूप में अगर कोई भुगतान मिल गया, जैसे कोई पर्सनल गिफ्ट दे दी उसने नियोक्ता ने कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पश्चात, तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कर मुक्त मान ली जाती है उसको। और यदि वो कोई बहुत बड़ी गिफ्ट है तो उसको अन्य साधनों के आय के अंतर्गत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ दिया जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पेंशन की। यदि कोई पेंशन मिलती है किसी कर्मचारी को सेवा समाप्ति के बाद में, तो वो भी वेतन शीर्षक की आय में ही कर योग्य मानी जाएगी। तो इसके पश्चात एक पॉइंट अभी अपना और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है, वो एक पॉइंट और समझिए। वो है वेतन के उपार्जित होने का समय। वेतन के उपार्जित होने का समय। देखो, एक बात तो ये समझ लो कि आपका जो भी असेसमेंट ईयर है इस वर्ष, आपको जो जो भी क्वेश्चन आएंगे इनकम टैक्स के इस साल, उसमें आपका असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 2020 2021। तो आपका जो गत वर्ष होगा, प्रीवियस ईयर, आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो इससे तुरंत 12 महीने पहले की अवधि, वो हो गई 2019 2020। ये आपके हर चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर यही होगा इस साल।
तो देखो, वेतन के उपार्जित होने के समय का मतलब समझ लो कि गत वर्ष की आय पे अपने को टैक्स लगाना है। एक व्यक्ति ने 19-20 का मतलब क्या है? 19-20 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020, ये क्या है? गत वर्ष। ये क्या चीज है? गत वर्ष है। तो इस अवधि में जो भी वेतन शीर्षक से आय हुई, उस पे अपन टैक्स लगाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की अवधि में जो भी आय प्राप्त हो गई, सैलरी प्राप्त हो गई, सैलरी शीर्षक से आय हो गई, उस पे अपन टैक्स लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी, उन पे तो ये लागू हो जाता है गत वर्ष। लेकिन जो सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित या प्राप्त माना जाता है। जैसे मार्च महीने का वेतन जो है वो कब माना जाएगा प्राप्त? प्राप्त कब माना जाएगा? 1 अप्रैल को। अप्रैल महीने का वेतन कब प्राप्त मान जाएगा? अगले महीने की पहली तारीख को, यानी 1 मई को। और गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कब माना जाता है? अंतिम माह की अंतिम तिथि को प्राप्त माना जाता है। देखो, समझो इस बात को। गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन माह की अंतिम तिथि, माह की अंतिम तारीख को उपार्जित माना जाता है। तो देखो, अब गैर सरकारी कर्मचारी की स्थिति में तो अलग स्थिति आएगी, और सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी, इनकी स्थिति में जो वेतन है वो अगले माह की पहली तारीख उपार्जित माना जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग करोगे आप क्वेश्चन की, जब भी सैलरी का क्वेश्चन करोगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको सैलरी के क्वेश्चन में ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि जिस कर्मचारी की आप सैलरी की गणना कर रहे हो, आय की गणना कर रहे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी की, वो कर्मचारी सरकारी है या गैर सरकारी है। अगर गैर सरकारी कर्मचारी है, तब तो उसका वेतन कितनी अवधि का लेंगे? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि का लेंगे। और सरकारी कर्मचारी अगर है, तो देखो, अप्रैल 1 अप्रैल को जो वेतन मिलेगा वो कब का मिलेगा? मार्च का। समझ में आ रही है बात? 1 अप्रैल को जो वेतन मिला वो कौन सी अवधि का मिला है? मार्च का, क्योंकि इनका वेतन तो अगले माह की 1 तारीख को उपार्जित होता है। तो सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है वो लिया जाता है 1 मार्च से, 1 मार्च 2019 से, और 28 या 29 फरवरी पर 2020 में तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 की होगी। तो 29 फरवरी 2020। क्यों होता है, अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन तो माह की अंतिम तिथि को उपार्जित माना जाता है, और सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित माना जाता है। इसलिए इन दोनों के गत वर्ष में अंतर आएगा। गैर सरकारी कर्मचारी का गत वर्ष तो कौन सा मानोगे आप? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। और सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी का वेतन चूंकि अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित होता है, तो उनका जो गत वर्ष माना जाएगा वो माना जाएगा 1 मार्च 2019 से, 1 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020।
ये बात आपको पहले नंबर पे ध्यान रखनी है सैलरी का जब भी प्रश्न करोगे, वरना तो आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी सैलरी की 12 महीने की अवधि की। तो जब भी सैलरी का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कर्मचारी जिसका वेतन गणना कर रहे हैं वो सरकारी है या गैर सरकारी। सरकारी कर्मचारी है तो वेतन की अवधि कौन सी लोगे आप, 1 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020। गैर सरकारी कर्मचारी है तो वेतन की अवधि लोगे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। और ये बात ध्यान रखनी है, गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन उसी माह की अंतिम तिथि को उपार्जित माना जाता है। सरकारी या सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम पे भी इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अपने ये 14 पॉइंट हो चुके सैलरी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके आगे की अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत कि वेतन शीर्षक में अब सकल आय की गणना कैसे की जाती है और आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।